हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। आज हम 50 डेज प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर प्लेसेस इन न्यूज का सेकंड पार्ट करेंगे और आज के वीडियो में हम आइलैंड्स एंड ओशियंस जो न्यूज में रहे हैं वो करेंगे। पहला जो हम आइलैंड करेंगे वो है बोगनविल आइलैंड। ये आप जैसा कि देख सकते हैं इस पिक्चर में पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ये पापुआ न्यू गिनी जो कंट्री है उसका पार्ट है, लेकिन यहाँ पे अभी रेफरेंडम हुआ है जहाँ पे मेजॉरिटी जो है इस कंट्री का पार्ट नहीं रहना चाहता है, खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता है। यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है वो है पागुना कॉपर माइन। तो जो ये आइलैंड है बोगनवेल आइलैंड है, इट इज वेरी रिच इन रिसोर्सेज स्पेशली कॉपर। तो ये कॉलोनाइजेशन के टाइम पे इसका काफी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, यहाँ से कॉपर काफी एक्सपोर्ट किया गया है। अभी भी पापुआ न्यू गिनी जो है उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है, जो इस कॉपर माइन से जो एक्सट्रैक्शन हुई है उसका जो एक्सपोर्ट है उसे माना जाता है। एंड ये आइलैंड के लोग मानते हैं कि डेवलपमेंट का फायदा जो है उन्हें नहीं मिल पाया है एंड बहुत ज्यादा यहाँ पे इनइक्वालिटी है। ये बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच आइलैंड होने के बावजूद भी यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो नहीं है। पापुआ न्यू गिनी अपने जो मेन आइलैंड है वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है विद दोज रिसोर्सेज। तो फिर इन सब फैक्टर्स के कारण यहाँ पे 1988 के बीच में बहुत बड़ा सिविल वॉर चला था। काफी जो लोग हैं उनकी डेथ हुई थी इसके अंदर। एंड बाद में फिर एक अग्रीमेंट पे आए थे कि एक रेफरेंडम करवाया जाएगा। तो अब ये रेफरेंडम हुआ है एंड जिसके अंदर इन्होंने अलग होने का डिसीजन लिया है, लेकिन इनका जो रेफरेंडम का डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं है। अल्टीमेट जो डिसीजन होगा वो पार्लियामेंट ऑफ पापुआ न्यू गिनी होगा इन कंसल्टेशन विद द ऑटोनॉमस बोगनविल गवर्नमेंट, जो कि फिर फाइनली एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये इस कंट्री का पार्ट है और ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। वर्ल्ड मैप में इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये वो कंट्री है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है और इस साइड को अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे यूएसए है। अगला है हमारे पास भशन चार आइलैंड। आप सबको पता है कि रोहिंग्या का क्राइसिस है, वहां पे जो म्यांमार है उन्हें अपना सिटीजन नहीं मानता है, तो वो लोग काफी सारे जो हैं बांग्लादेश में जाते हैं एज रेफ्यूजीज। तो ये स्टेटलेस लोग हैं। अब इवन बांग्लादेश के खुद की इतने डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, तो फिर वो इन लोगों को कहाँ रखें। तो फिर इन्होंने बांग्लादेश ने डिसाइड किया कि हम भसन चार जो आइलैंड है, जिसे के थेंगार चार आइलैंड भी बोला जाता है, वहां पे सारे रोहिंग्यास को शिफ्ट किया जाएगा, वहां पे उनके रहने के लिए जगह बनाई जाएंगी, जो कैंप्स है वो बनाए जाएंगे। लेकिन इस डिसीजन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि ये जो आइलैंड है अनइनहेबिटेड है, बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, यहाँ पे फ्लड्स, इरोजन, साइक्लोन होते रहते हैं एंड लिवेबल नहीं है ये। तो इसीलिए ये आइलैंड बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो भसन चार आइलैंड जो है कहाँ पे है, इंडियन ओशन में है, बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, साउथ जो है साउथ ईस्ट ऑफ बांग्लादेश है वहां पे इसे पाया जाता है एंड रोहिंग्यास के इशू के कारण ये न्यूज में रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास चागोस आइलैंड। चागोस आइलैंड काफी न्यूज में रहता है, तो आप इसका प्लेसमेंट देख लीजिए कहाँ पे है, इंडियन ओशन में है। ठीक है, सदर्न टिप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां पे है। तो यहाँ पे ऊपर इसके मालदीव्स है और यहाँ पे सेशल्स है, सेंटर में यहाँ पे चागोस आइलैंड्स है। अब यूनाइटेड किंगडम जो है वो यहाँ पे जो है उनके अंडर आता है ये आइलैंड। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने है उन्होंने बोला है कि जो इसका ऑक्यूपेशन बाय द यूनाइटेड किंगडम है दैट इज इलीगल एंड इट शुड बी गिवन बैक टू मॉरिशस। मॉरिशस जो है वो पहले कॉलोनाइजेशन के टाइम पे ब्रिटिश ने मॉरिशस को कॉलोनाइज किया था और चागोस आइलैंड जो है ये मॉरिशस की ही टेरिटरी का पार्ट होता था। एंड अकॉर्डिंग टू दी यूएन रेजोल्यूशन 1514, अगर एक कॉलोनी है उसका ब्रेकअप नहीं किया जा सकता बिफोर इंडिपेंडेंस, वो बैंड है। ये 1960 में पास हुआ था। तो उसके अंदर मॉरिशस ने बोला है कि चागोस आइलैंड्स को अंडर दैट ट्रीटी हमसे अलग नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी ब्रिटिशर्स ने जो है इस आइलैंड को अपने ही ऑक्यूपेशन में रखा हुआ था। इंडिया जो है इसमें मॉरिशस का सपोर्ट करता है कि आइलैंड जो है वापस ब्रिटेन को उसको दे देना चाहिए मॉरिशस को, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीजन है वो एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं होता है, तो यूके ने इसको मानने से साफ साफ मना कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज में वाटर बॉडी रही है वो है मेडिटेरेनियन सी। बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, सीरियन क्राइसिस के कारण भी बहुत बार न्यूज में आता रहता है, ब्लैक सी के कारण भी आता रहता है, वो भी हम आगे देखेंगे कि क्यों है, उसका क्या रीजन है। तो इसका स्प्रेड आप कहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जिब्राल्टर से लेके
यहाँ पे स्वेज कैनाल है, वहां तक मेडिटेरेनियन सी का एक्सटेंट है। तो इसकी जो कंट्रीज हैं इसके आसपास वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत मेजर कंट्रीज हैं। स्पेन है, यहाँ पे फ्रांस है, मोनाको है, इटली है, क्रोएशिया दिख रहा है आपको, उसके बाद अल्बानिया है, बोस्निया है, ग्रीस है, टर्की है, सीरिया, लेबनान, इजराइल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं। टर्की, लेबनान, इजराइल जो है, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ये सब इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। इसको इंक्यूबेटर ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो आपको पूछा जाए कि कौन सी वाटर बॉडी को इंक्यूबेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोला जाता है, तो वो मेडिटेरेनियन सी है। उसके बाद अब इसमें कितनी सारी मल्टीपल और इंपॉर्टेंट सीज जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी के बीच में ही आती हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, और इनके बीच में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे सुएज कैनाल है जो इसको रेड सी से जोड़ता है। तो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में जोड़ने के लिए सुएज कैनाल है। उसके अलावा ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने के लिए बॉस्फोरस स्ट्रेट है हमारे पास। तो ये सब आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि ये है यहाँ पे ब्लैक सी, यहाँ पे ये छोटी सी जो सी है ये है सी ऑफ मरमरा। तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, एंड सी ऑफ मरमरा और एजियन सी के बीच में है डार्डनेलिस स्ट्रेट। तो ये जो चीजें हैं आपको जरूर याद रखनी है। इसके अलावा इसमें जो छोटी छोटी सीज हैं वो हैं, पहली हम करते हैं एल्बोरान सी। एल्बोरान सी जो है यहाँ पे ऊपर है स्पेन और मोरक्को, इनके बीच में छोटा सा जो वाटर बॉडी है इसे हम एल्बोरान सी बोलते हैं। उसके बाद है बेलेरिक सी। इट इज बिटवीन द मेनलैंड स्पेन एंड द बेलेरिक आइलैंड्स। तो ये मेनलैंड स्पेन है और ये आइलैंड्स है, इनके बीच में ये बेलेरिक सी आफ्टर द बेलेरिक आइलैंड्स है। इसके बाद है लिगोरियन सी। ये कॉर्सिका एंड लिगुरिया के बीच में है जो कि इटली की टेरिटरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है कॉर्सिका, यहाँ पे लिगुरियन सी है और यहाँ पे इटली है। उसके बाद टायरेनियन सी है। इट इज एंक्लोज्ड बिटवीन सार्डिनिया, इटालियन पेनिसुला एंड सिसिली। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टायरेनियन सी है, यहाँ पे सार्डिनिया का आइलैंड है, यहाँ पे सिसिली आइलैंड है, ये इटली के ही हैं सारे, और ये मेन इटालियन पेनिसुला के बीच में टायरेनियन सी है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पूरी टेरिटरी इटली की है। उसके बाद आयोनियन सी है। इट इज बिटवीन इटली, अल्बानिया एंड ग्रीस। तो ये यहाँ पे आयोनियन सी आती है। सबसे ज्यादा जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे अभी तक जो हमने की है एड्रियाटिक सी है। ये आती है बिटवीन इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, मोंटेनेग्रो एंड अल्बानिया। तो ये यहाँ पे जो सी आती है ये है एड्रियाटिक सी। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट सी है, वो है एजियन सी। जो एजियन सी है इट इज बिटवीन ग्रीस एंड टर्की। तो एक तरीके से एशिया है यहाँ पे और यहाँ पे यूरोप है, और बीच में ये छोटी सी एजियन सी है। एजियन सी को और सी ऑफ मरमरा के बीच में क्या है, दार्दानेलिस स्ट्रेट है। तो ये काफी सारी आई नो वाटर बॉडीज हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर 3-4 बार देखेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। स्पेशली आपको ये जो स्ट्रेट्स हैं वो बहुत जरूरी है याद रखना। एल्बरन सी आप जरूर याद रखिए इसमें से, और एजियन सी। आपको सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कौन कौन सी इसमें मेडिटेरेनियन सी के अंडर जो स्मॉलर सीज हैं इनमें से कौन सी हैं कौन सी नहीं है। तो एटलीस्ट आप नाम याद रखने की इसमें कोशिश कीजिए। अब हमने ब्लैक सी देखा वहीं पे कि यहाँ पे सी ऑफ मरमरा था एंड यहाँ पे ब्लैक सी है, और दोनों के बीच में क्या था, यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट्स था। अब ब्लैक सी जो है वो काफी, जब से यूक्रेन का रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से ये न्यूज में आती रहती है। इसके आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, रोमेनिया, बुल्गारिया, यूक्रेन है यहाँ पे, और रशिया है, टर्की है, और जॉर्जिया है। काफी सारी नदियां इसके अंदर फॉल करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक यूरोप की नदी है वो है दानूबे रिवर, वो इसमें फॉल करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ब्लैक सी के बारे में कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मैरोमिक्टिक बेसिन है। इसका मतलब है कि जो लेयर की, जो वाटर की जो लेयर है वो आपस में मिक्स नहीं होती है। जो अपर लेयर ऑफ वाटर है वो लोअर लेयर ऑफ वाटर से मिक्स नहीं होती है। तो ऊपर की जो लेयर है वो ऑक्सीजन रिच है, जो नीचे की लेयर है
ऑलमोस्ट दैट इज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ब्लैक सी, वो एनॉक्सिक वाटर है। एनॉक्सिक वाटर का मतलब होता है जहां पे डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ब्लैक सी के बारे में। अब ब्लैक सी के साथ ही सी ऑफ अजोव भी है, जो हम अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा था कि नीचे है यहाँ पे ब्लैक सी, यहाँ पे है सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ कर्च। स्ट्रेट ऑफ कर्च बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ रशिया एंड यूक्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूक्रेन है, क्रीमियन पेनिसुला है जिसे कि रशिया ने कैप्चर कर लिया था, जिसके बाद रशिया के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगी हैं, और यहाँ पे हमारे पास रशिया है। अब सी ऑफ अजोव जो है वहां से आपको स्ट्रेट ऑफ कर्च में से जाके ही आपका आगे ब्लैक सी के साथ कनेक्शन हो सकता है। अब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया हुआ है। क्रीमियन पेनिनसुला कौन सा है, ये वाले एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ कर्च पे भी स्ट्रैटेजिकली इस टाइम पे रशिया ने एक तरीके से उसको कैप्चर कर रखा है। अब यूक्रेन के पास दो मेन पोर्ट्स हैं, मेरियोपोल एंड बर्डियानस्क। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों उनके पास मेन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो अब अगर उन्हें इन दोनों पोर्ट्स को यूज करना है, जो कि है यहाँ पे, इन दोनों पोर्ट्स को अगर यूज करके ट्रैवल करना है तो स्ट्रेट ऑफ कर्च तो वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रशिया ने इसे कैप्चर कर रखा है। तो यूक्रेनियन शिप्स को यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। एंड डॉन एंड कुबान है वो मेजर रिवर्स है जो सी ऑफ अजोव में फॉल करती हैं। एंड सी ऑफ अजोव के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इट इज वन ऑफ द शैलोवेस्ट सी इन द वर्ल्ड। तो इसकी बहुत ज्यादा शैलो है, इसकी जो डेप्थ है वो 0.9 से लेके 14 मीटर्स तक वेरी करती है। तो ये सब आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है वो है तुलागी आइलैंड। तुलागी आइलैंड कहाँ पे है, तुलागी आइलैंड इज इन पैसिफिक ओशन। ये न्यूज में इसीलिए रहा था क्योंकि बीजिंग की एक कंपनी है जिसके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज टाइज हैं, उन्होंने इसके एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट राइट्स जो हैं वो ले लिए हैं ऑफ द तुलागी आइलैंड्स एंड इट्स सराउंडिंग्स। जो तुलागी आइलैंड्स है वो सोलोमन आइलैंड्स का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ बीच में सोलोमन आइलैंड्स है। अगर हम इस तरफ को मूव करते हैं तो वहां पे यूएसए आता है, तो काफी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। एंड जो चाइना है उसने इसके पूरे डेवलपमेंट के राइट्स ले लिए हैं। तो इससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि जब चाइना किसी जगह को कैप्चर करता है तो दे वांट के सिर्फ चाइना ही उनके साथ एंगेज हो और कंट्रीज एंगेज ना हो। एंड फिर वो कंट्रीज जो हैं स्पेशली ताइवान के साथ, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज के साथ उनके जो रिलेशनशिप हैं थोड़े से खराब हो जाते हैं। तो ये तुलागी आइलैंड के पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सोलोमन आइलैंड्स का पार्ट है एंड चाइना जो है अब इस पैसिफिक आइलैंड के अंदर डेवलपमेंट के राइट्स ले चुका है। नेक्स्ट अब हम करेंगे साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी हमेशा से डिस्प्यूट्स में रहता है। दो कारण है, एक यहाँ के साउथ चाइना सी पे किसको ऑक्यूपाई करना चाहिए, किसकी टेरिटरी है, एंड साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स हैं उन पे किसकी जो है ऑक्यूपेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए जो रेड में कंट्री है वो चाइना है। ये सब वो कंट्रीज हैं जो साउथ चाइना सी को क्लेम करते हैं, लेकिन चाइना ने अपनी एक ऐसे रेड डैश लाइन बना ली और बोल दिया कि ये पूरा एरिया हमारा है, एंड यूएन क्लॉज जो है उसको वो बिल्कुल नहीं मान रहा है। तो चाइना, यहाँ पे ताइवान, यहाँ पे वियतनाम है, यहाँ पे फिलीपींस है, मलेशिया है और ब्रूनी है, ये सब क्लेम करते हैं कि साउथ चाइना सी की टेरिटरी जो है हमारी है। सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और उसके आगे की टेरिटरी क्लेम करते हैं, लेकिन चाइना बोलता है कि ये पूरी जो टेरिटरी है ये हमारी है। तो एक ये डिस्प्यूट है। तो ये चाइना ने अपनी एक 9 डैश लाइन बना रखी है कि ये जो लाइन के अंदर जितना भी एरिया है ये हमारा है और इसके अंदर जो आइलैंड आ रहे हैं वो भी हमारे हैं। तो मेन यहाँ पे एक तो है पार्सल आइलैंड है, इसको क्लेम करता है वियतनाम भी क्लेम करता है, चाइना भी क्लेम करता है और ताइवान भी क्लेम करता है। और फिर स्कारबोरो आइलैंड शोअल है, इसको क्लेम करते हैं चाइना, वियतनाम, फिलीपींस एंड ताइवान। फिर है स्प्रेटले आइलैंड, इनको भी क्लेम करते हैं मलेशिया, वियतनाम, चाइना, ताइवान और फिलीपींस। तो इन सबको लेके जो है काफी ज्यादा डिस्प्यूट चलता रहता है। साउथ चाइना सी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच है
एंड इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन, अगर हम इस साइड को जाते हैं यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, अगर हम इस साइड की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे इंडियन ओशन है। तो इस कारण से ये कंट्रीज का काफी ज्यादा डिस्प्यूट है। बेसिकली स्ट्रेटेजिक रीजंस है एंड रिसोर्सेज बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे इन टेरिटरीज को क्लेम करने का। अब साउथ चाइना सी को अगर जोड़ना है अंडमान सी से, या फिर हम कह सकते हैं अगर इंडियन ओशन से जोड़ना है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसे चोकिंग पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि अगर इसको बंद कर दिया जाए तो फिर चाइना का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो कहाँ से होगा? अगर सी रूट से वो जा रहे हैं तो वो कहाँ से जाएंगे? तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको इंडिया बंद कर देता है तो फिर चाइना के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए चाइना ने काफी सारे ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढने की कोशिश की है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना पोर्ट जो है वो दे दिया है चाइना को यूज करने के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की भी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि इट इज बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में ये हमारे पास आइलैंड है। एंड यहाँ पे नीचे यहाँ पे सिंगापुर है, इस एरिया में यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का फॉल करता है। इट जॉइंस दी अंडमान सी एंड साउथ चाइना। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सी ऑफ जापान, और इसमें जो डिस्प्यूटेड है इसके पास में वो है कुरील आइलैंड्स। तो जो सी ऑफ जापान है इसके आसपास जो कंट्रीज हैं वो है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड जापान। आपको याद रखना है कि चाइना कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से नॉर्थ कोरिया और रशिया जुड़ते हैं। तो चाइना जो है इट डज नॉट बॉर्डर दी सी ऑफ जापान। एंड सी ऑफ जापान में एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट है। कोरिया स्ट्रेट जो है वो साउथ कोरिया और जापान के बीच में आता है, और यहाँ पे सी ऑफ जापान है और यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, उन दोनों के बीच में भी कोरिया स्ट्रेट है। तो अगर आप कोरिया स्ट्रेट देखें, ऊपर क्या है? सी ऑफ जापान, नीचे ईस्ट चाइना सी है, और अगर आप इसके इधर साइड देखें साउथ कोरिया है, और यहाँ पे देखें तो जापान है। तो कोरिया स्ट्रेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुरील आइलैंड्स को लेके रशिया और जापान के बीच में इशू चलता है, जो कि सी ऑफ अकॉर्ड्स एंड पैसिफिक ओशन के बीच में फॉल करते हैं। दोनों ही क्लेम करते हैं कि ये टेरिटरी उनकी है। एंड यहाँ पे जापान का जो होकाइडू आइलैंड है उसके थ्रू कुरील आइलैंड जो है जापान के साथ कनेक्टेड है। लास्ट जो हमारे पास आज का जो वाटर बॉडी है वो कजिनसारा लेक। इट इज सेड टू बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक। ये जापान में फॉल करता है। इट हैज बीन न्यूली डिस्कवर्ड इन द मनांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। इससे पहले जो वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक था वो है तिलीचो लेक, ये भी नेपाल में ही फॉल करता है। इसका ऑल्टीट्यूड था 4919 मीटर्स। और जो नया लेक हमने फॉल किया है, डिस्कवर किया है, दैट इज एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 5200 मीटर्स। तो ये आपको याद रखना है कि इट इज सेड टू बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, और ये कहाँ पाया जाता है? ये नेपाल में पाया जाता है। सो दीज वर द प्लेसेस फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।